स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं दावत श्री और मैं हूं सुनील राम जी। आज के हमारे जो खास अतिथि हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे अवध क्षेत्र, गोंडा क्षेत्र या उत्तर प्रदेश कह लीजिए, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं अनुराग ओझा जी, जो अपने एक प्रखर आवाज, निडर विचार से जाने जाते हैं। अवध ओझा जी, जो कि सही मायने में इनका परिचय जो है इनकी आवाज ही है। भी बातों का डर जिस आदमी के मन से निकल गया है, आज मैं उस शख्स के सामने खड़ा बैठा हूँ, उस शख्स के साथ बैठा हूँ। आगे का परिचय हम अनुराग जी से ही जानेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को पहले अपना परिचय दीजिए, क्योंकि हमने तो दे दिया है जितना मैं जानता था। देखिए, हम तो खुली किताब हैं। जितना लोग हमारे बारे में जानते हैं उतना ही मैं भी जानता हूँ। जन्म हमारा 2003 में 14 सितंबर को हुआ, बेलसर के एक छोटे से कस्बे में, माधवपुर गजाधरपुरवा में। और 8वीं तक का शिक्षा हमने अपने गांव में ही पाई। उसके बाद में हम लोग दिल्ली चले गए और वहीं से ही हमारी पूरी मतलब ग्रेजुएशन भी दिल्ली से ही कर रहे थे। लेकिन मुझे वो तारीख आज भी याद है, 29 अप्रैल 2023, जब मेरे ऊपर पहली बार मुकदमा लिखा गया। योगी और मोदी पर अभद्र टिप्पणी, ऐसा मतलब दर्शाया गया। अच्छा। और अयोध्या पुलिस एसटीएफ वाले गए, मुझे पटेल चौक से उठाए और वहां से शनिवार को उठाए और रविवार को अयोध्या लाके पटके, और उसके बाद में मेरे ऊपर एफआईआर किया गया। तो बिना एफआईआर के मतलब एक शक के आधार पर, हमारे कानून में भी है कि निवारक नजरबंदी उसे कहते हैं, कि अगर किसी के ऊपर शक है तो आप उसे उठा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सही मायने से देखा जाए तो एक लोकतंत्र की हत्या भी है। आप उस समय विद्यार्थी जीवन था आपका? हाँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था श्यामलाल कॉलेज शाहदरा से। फिर उसके बाद में एक साल मेरा उस समय मतलब पेपर पीक पे था, उसी समय पेपर भी मेरा होने वाला था और दुर्भाग्यवश मेरा पेपर छूट गया, जिससे एक साल मेरा बेकार गया। उसी घटना की वजह से? उसी घटना की वजह से। तो मैंने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि मेरा शब्द सुमन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। वो घटना ने आपका विचार बदल दिया? वो घटना थी क्या? मतलब वो आपके शब्द क्या थे जिसकी वजह से आपको इतना झेलना पड़ा? वो शब्द थे, मैं आपको बताऊंगा कि मतलब उस समय अतीक अहमद को मारा गया था। अतीक अहमद जो एक खूंखार अपराधी कह लीजिए, अपराधी कह लीजिए। हाँ। उस समय योगी जी ने कहा था कि उन पर रोने वालों की भी गर्मी निकाल दी जाएगी, तब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो मैंने कहा था कि जनता योगी जी की गर्मी निकाल देगी, जनता। ठीक है। वो दर्शाया क्या गया कि अनुराग ओझा ने ऐसा बोला, तो कोर्ट में सिद्ध होगा कि अनुराग ओझा ने क्या बोला है। और उठाने के बाद में एफआईआर में लिखा गया कि अनुराग ओझा को नए घाट अयोध्या से गिरफ्तार किया गया। ओके। बाकी हकीकत क्या थी कि दिल्ली से हमको उठाया गया। दिल्ली से उठाया गया, कहीं ना कहीं फेरबदल किया गया, फेरबदल किया गया जी। तो ये आपके जीवन की जो पहली घटना है जिससे आपके विचारों को मेरे ऊपर पहला एफआईआर काफी सहायक रहा है विचारों को बदलने में। नहीं, विचार तो मेरे पहले, मैं एक समय पर मैं भी बीजेपी समर्थक था। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मन हो सुजान रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो धीरे धीरे आदमी सीख जाता है कि सत्य क्या है। सत्य को झुठाया नहीं जा सकता। सत्य कड़वा होता है, बिल्कुल नीम की तरह, स्पष्ट है। लेकिन सत्य को बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। स्वाभाविक है, सार्वभौमिक सत्य है कि सत्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर रामचरितमानस के किरदार को देखा जाए तो झूठा आदमी कसम पहले खाता है। कसम पहले खाता। जैसे मंथरा ने माता कैकेयी से कसम खा के बताया कि बताइए ऐसा हो रहा है, आपके बेटे को दास बना दिया जाएगा, आप लोग दासी बन जाएंगी, ये होगा वो होगा, फलाना ढमकाना। तो सत्य को ग्रहण करना, सत्य को सुनना एक तीर के समान है, और जो वर्तमान सरकार झेल नहीं पा रही है। अच्छा, आपको सत्य बोलने में आपके पास ताकत कहां से आती है? जनता का प्यार। 8.5 लाख लोग मुझसे जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। वो लोग एक बोनबीटा की तरह हैं। बोनबीटा की तरह है। कहीं ना कहीं पब्लिक सपोर्ट जो है आपका, वो बोनबीटा का काम करता है। बोनबीटा का काम करता है। शिलाजीत, सुगंधा, सफेद मूसली, कौच का बीज खाओ या ना खाओ, लेकिन जनता का प्यार इतना चकाचक मिलता है कि शिलाजीत से भी ज्यादा पावर अनुराग ओझा के अंदर आ जाती है। सत्ताधारी पार्टी का समर्थक ही देशभक्त है, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, अगर सत्ताधारी
का समर्थन करना ही देशभक्त है, तो मैं फिर मेरे शब्द और कठोर होंगे। आप बताइए कि एक समय पर जब मुगलों का राज था, उनके प्रतिद्वंदी थे, अंग्रेज का ही मान लीजिए, जब अंग्रेज थे कितनी पावर थी, भाजपाइयों से ज्यादा पावर थी, कह सकते हैं। भगत सिंह ने उनका सपोर्ट किया? नहीं किया, विरोध किया उन्होंने। राजगुरु ने, सुखदेव ने बिल्कुल विरोध किया। बहुत ऐसे क्रांतिकारी हैं, सत्ता का साथ नहीं दिया और लोगों ने उनको भी कई लोग हैं जो उनको भी देशद्रोही मानते हैं आज के समय पर भी। आज के समय में बहुत लोग ऐसे हैं। तो क्या हम उनको देशद्रोही कह देंगे? आने वाले समय पर याद रखिएगा आप भी कि आने वाले समय पर मैं तो जानता हूं कि मेरी मृत्यु निश्चित है, और मेरे मृत्यु पर आंसू बहाने वाले को मैं आज ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वर्तमान सरकार की आलोचना करते करते एक दिन मुझे वीर गति प्राप्त हो। वर्तमान सरकार की आलोचना में सबसे पहला बिंदु क्या है आपका? रोजगार। रोजगार सरकार दे नहीं रही है, रोजगार दे नहीं रही है। और जैसा कि आपने किसान का मैं बेटा हूं जी, और किसान का हाल देखा जाए तो आज के समय पर बेहाल है, स्पष्ट है। किसान अपने एमएसपी के लिए दर दर के ठोकरे खा रहा है। आप एक चीज बताइए मुझे कि हम गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, मकई उगाते हैं, मतलब बहुत फसल उगाते हैं, और वो सारा सामान हमारा दिल्ली पहुंचता है, लेकिन अगर किसान साथी दिल्ली जाने को सोचता है तो उसको दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जाता है? ये किसानों के साथ में दुर्व्यवहार है या नहीं? 2000 रुपए का लॉलीपॉप हमारे किसान भाइयों को दिया जाता है, उससे क्या होगा? नहीं, कहा जा सकता है कि पहले कुछ नहीं था, आज 2000 है, तो क्या जहां कुछ नहीं तहां 2000? देखिए, मेरे पास 6 बीघा खेत है और 6 बीघा में 2000 रुपए में क्या होगा आप बताइए? कह सकते हैं 500 रुपए महीने आ रहा है एक हिसाब से देखा जाए तो। 500 रुपए महीना, 500 रुपए महीना में तो सिर्फ किसान साथियों की खैनी का दाम होता है। नहीं, यदि मैं सरकार की तरफ से बोलूं तो नहीं बोलिए, हम आपको बाध्य थोड़ी कर सकते हैं। ये भी लोकतंत्र की ही खूबसूरती है कि आप सरकार के फेवर में बोल रहे हैं, किसके मान फेवर लीजिए में? मैं सरकार का पक्ष लेके आपसे बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 6000 रुपए साल का मिल रहा है, 3000 रुपए जो छमाही का मिल रहा है, हाँ, वो कहीं ना कहीं सहायता राशि के रूप में दे रहे हैं सरकार किसानों को, ताकि अपनी फसलों में। हमारी एमएसपी को आप दुगना कर दीजिएगा, हमको आपकी हाँ, ये सहायता आपकी राशि मांग दीजिए। ठीक है। एमएसपी जो है वो मिनिमम हम कह रहे हैं कि आप जो है, हमको 5 किलो राशन दे सकते हैं, अगर तो आप हमको 5000 की नौकरी भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते तो हमको हैं। 5000 की नौकरी दे दीजिए महाराज, हमें आपका 5 मैं किलो राशन नहीं आपकी चाहिए। बात को सहमत हूँ, आपकी बात से। आपने बताया रोजगार नहीं दे रही सरकार। मैं आपको बताना चाहूंगा, सच्चाई है, आपकी बात में बहुत दम है, क्योंकि जहां आज पंजाब कृषि के लिए फेमस है, तमिलनाडु अपने कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, महाराष्ट्र आपकी क्या नाम आर्थिक राजधानी है, गुजरात हीरे के लिए प्रसिद्ध है, वहीं और आपका यूपी बिहार हमारे राजनीति के लिए फेमस। आपका उत्तर प्रदेश बिहार लेबर एक्सपोर्टर है, पूरे भारत को लेबर एक्सपोर्ट करता है। उसके पीछे का कारण है क्या कारण? आप बताइए। यहाँ पे हमारी कंपनी कितनी? कुछ नहीं, ना के बराबर है। इंडस्ट्री कितनी है? जीरो है। और जो भी है वो क्या नाम पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। अब आप बताइए कि हमारे गोंडा में अगर कोई कंपनी लग जाएगी तो हमारे गोंडा के आदमियों की क्या जरूरत है कि वो दिल्ली जाके या बिहार जाके या फिर महाराष्ट्र जाके वो काम करे, सूरत जाके काम? कोई मतलब नहीं जाने का। फिर हम तो कहते हैं कि हमें हमारे गोंडा में अगर 15,000 रुपए की नौकरी मिल जाए तो हम दिल्ली की 25,000 की नौकरी को छोड़ देंगे। खत्म है फिर वो दिल्ली। यहाँ पे हमारे भाई परिवार है, हमारी महिला मित्र है, हमारे बहुत लोग हैं, इनसे हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छे अपने परिवार के साथ रहेंगे, जिसके साथ हमारा जन्म हुआ है, हमारा समय। कहने का मतलब है कि बाहर की पनीर से अच्छा है घर का नमक रोटी। आपकी बात सही है। क्या सरकार इस पे काम नहीं कर रही है? कर रही है ना, 2 लोगों को उद्योग दे रही है। 2 लोगों को उद्योग दे रही है। पर आपके यहाँ तो 22 करोड़ है उत्तर प्रदेश में। हमने क्या बताया कि पूरे देश में सिर्फ 2 लोगों को ही बढ़ाया जा रहा है, आ से अडानी, हवा से अंबानी। अगर मैं भी गृह मंत्री का लड़का होता तो शायद मैं भी एआईसीसी का चेयरमैन होता। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन यदि हम कहें, आप युवा हो, मैं भी युवा हूं, और हमारा देश युवा प्रधान है, और हम सरकार से कुछ मांग करना चाहें तो आप क्या मांगोगे? मैंने पहले ही बताया, रोजगार। हम तो बार बार कहते हैं कि कंधों पर हमारे थोड़ा भार दीजिए। कैसा तरीका होना चाहिए? आप सलाह भी दे सकते हैं सरकार को। देखिए, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकुप तब भय बिन होए न प्रीत। तो सरकार को जब तक अल्टीमेटम नहीं मिलेगा तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। और भगत सिंह जी ने कहा था, मैं भगत सिंह से और महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। 5 मिनट के लिए गांधीवादी हूं, अगले 5 मिनट के लिए भगत सिंह, अगले 5 मिनट के लिए भगत सिंह।
तो मैं 5 मिनट बहुत प्यार से बात करता हूँ। आपने हमारी पहले भी वीडियो देखी होगी, खैर। तो हम 5 मिनट के लिए सिर्फ गांधीवादी हैं, उसके बाद में भगत सिंह को फॉलो। याद आ जाते हैं भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे और बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका चाहिए। तो हम लोग तो गांधीवादी भी हैं, तो आवाज से ही विस्फोट करते हैं और एक ना एक दिन सत्ता जरूर सुनेगी अनुराग ओझा की आवाज। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सत्ता का खिलाफ करना एक तरफा, ठीक है, क्या हम अपने हक को पा सकते हैं? बिल्कुल। आपको एग्जांपल दीजिए मुझे। मेरी लड़ाई आपसे है तो मैं सिर्फ आपसे लड़ूंगा, और जो लोग हैं उनसे हम थोड़ी ना लड़ेंगे। तो हमारी लड़ाई अभी वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार से है, क्योंकि भाजपा ही सत्ता में है। जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी या अन्य पार्टियां सत्ता में आएंगी, अनुराग ओझा उनसे भी सवाल पूछे। और मैं तो अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं जो मुझे देख रहे हैं कि अनुराग ओझा अगर कांग्रेस की सरकार या अन्य पार्टियों की सरकार आ जाए, अगर ना बोले देश में, ना बोले, तो अनुराग ओझा को तुरंत आप लोग जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा गरियाना शुरू। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बहुत बेटर है आम जनमानस के लिए? देखिए, ये कहना बहुत ही कठिन है और बहुत ही सहज है। आपके पास विकल्प दिया जाए तो आप किसको चुनेंगे? विकल्प दीजिए फिर बताते हैं। नहीं, मान लीजिए राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, तो आप किसको? देखिए, आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में ठीक काम कर रही है, ठीक है। कांग्रेस की अगर सरकार की बात की जाए तो किसानों के हित में कहीं ना कहीं बात करती है, ठीक है। युवा हित में भी। उनके समय में रोजगार क्या था, आज के समय पर रोजगार क्या है। उनके समय पर विकास दर कितना था, आज के समय पर विकास दर कितना है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आम जनमानस की बात करती थी। मतलब प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और कांग्रेस में था कि खाएंगे और खाने देंगे। खाएंगे और खाने देंगे, कांग्रेस का स्टेटमेंट है। हाँ, वही मतलब मैंने बताया कि उनमें था कि खाएंगे और खाने देंगे, और इन्होंने कहा कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि जब नहीं खाओगे ना खाने दोगे तो शौचालय का क्या काम है? यह आपके भी मन में सवाल होगा, जब ना खाएंगे ना खाने देंगे तो शौचालय का भाई क्या काम है? ठीक है। अगला प्रश्न यह है आपसे कि आप अयोध्या कई बार गए हो। हाँ। आपकी फोटो हमने देखी है, बहुत सुंदर सुंदर फोटो आपने खींचा है। वो बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, रोडों पे बीच में खंभे लगे हुए हैं, किनारे किनारे खंभे लगे हुए हैं। जब भाजपा सरकार नहीं थी, क्या वो खंभे थे वहां पे? वो अच्छी वाली रोड थी? नहीं, आपने रोडों की बात की, सरकार ने कहीं ना कहीं रोड के मामलों में विकास किया है। नितिन गडकरी जी को मैंने आज तक एक भी मेरा स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो नितिन गडकरी के खिलाफ। अयोध्या के विकास पर आप क्या बोलेंगे? शानदार है, शानदार है। उसमें सरकार का योगदान है? देखिए, सरकार का मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आज हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का योगदान हर चीज में है। सरकार का दायित्व क्या होता है? दायित्व है क्या नाम, जनता, मुखिया। हाँ। जैसे मान लो कि मेरा ये हाथ कम काम करता है और मैं रोटी खाता हूं, तो क्या मेरा मुंह क्या कहेगा कि इसको कम भोजन दिया जाए? नहीं, भोजन तो पूरा मुखिया का काम होता है कि जहां हमारी सरकार है वहां भी काम किया जाए, और जहां हमारी सरकार नहीं है वहां भी काम किया जाए। लेकिन आज का जो मुखिया है कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहा है। दिल्ली को कम बजट देता है, हरियाणा में सरकार है ज्यादा बजट दे देता है, गुजरात में ज्यादा जाता है। गुजरात में तो सबसे ज्यादा। हमने पूरे भारत की यात्रा की है। गुजरात की सड़कों में और उत्तर प्रदेश की सड़कों में आप आसमान और जमीन मत कहिए, आप पाताल और आसमान का अंतर कह सकते हो। हाँ, तो वही ना बता रहे हैं। हम भी एक बार सूरत गए हैं, हमने देखा है कि वहां और यहाँ में बहुत फर्क है। मतलब पूनम की रात और आम रात दोनों एक जैसी है। पूनम की रात में क्या होता है आप भी जानते हैं कि लैला अपने मजनू को सपने दिखाती है। सपने आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, कई लोगों ने सपने देखे हैं। लेकिन होता क्या है एक्चुअली कि जैसे ही पूनम की रात खत्म होती है वो सब खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही इनका जुमला है। सही है, ठीक है, आपकी बात पे मैं सहमत हूं। लेकिन क्या आज के समय में जब पार्टीवाद चल रहा है, पार्टीवाद और क्या नाम, लोकतंत्र और पार्टी तंत्र में कितना अंतर है? देखिए, मेरा जहां तक मानना है कि ये देश लोकतंत्र का देश है। ठीक है। यहाँ पार्टीवाद, परिवारवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, जितना भी वाद लगता है ये सब विवाद का कारण है। वाद होना ही नहीं चाहिए। लोकतंत्रवाद होना चाहिए, मानववाद होना चाहिए, मित्रवाद होना चाहिए। लोकतंत्र और पार्टी तंत्र और लोकतंत्र में कितना अंतर है?
पार्टी तंत्र लोकतंत्र के लिए घातक है और लोकतंत्र जनता के लिए अमृत है। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हो सकता है कि अनुराग ओझा को बोलने की जो आजादी वो छिन जाए। जो आपको यहाँ पे चकाचक बैठ के अनुराग ओझा का इंटरव्यू करने की आजादी है वो खत्म हो जाए। आज के समय में पार्टी तंत्र है या लोकतंत्र है? 70 और 30। 70 और 30 है। 70% पार्टी तंत्र, 30% लोकतंत्र। और ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। इनका ग्राफ आपको घटता ही जाएगा 30% वाला या बढ़ेगा? अगर 1-2 बार और आ गई इनकी सरकार तो बिल्कुल घटता जाएगा, घटती जाएगी। लोकतंत्र अगर होता तो मणिपुर में हमारी बहन बेटियों का चीरहरण हो रहा है, मैं उसको चीरहरण कहता हूँ। सरकार खामोश है। अभी जल्दी में ही वहां के मुख्यमंत्री जी ने माफी भी मांगी। अगर लोकतंत्र होता तो बीपीएससी का भी आपने देखा होगा, बिहार में बहुत तेज आंदोलन हो रहा था। देख रहे हैं किस प्रकार से युवाओं को पीटा गया। हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ और प्रयागराज में हमारे भाइयों को किस प्रकार से पीटा गया। अगर लोकतंत्र की बात करें तो हमारे किसान भाइयों को किस तरह पीटा जा रहा है। अगर ये लोकतंत्र होता तो वाकई में पीटा जाते हैं लोग, हमारी बात सुनी जाती, हमारी बात सुनी जाती। यहाँ पे सुनने के बजाय बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आप किसी भ्रष्टाचार का या किसी भी बात का यदि आपको गलत लग रहा है, आवाज उठा रहे हैं। मैं जिस गोंडा में बैठा हूँ उसी गोंडा में एक बहुत बड़े कवि हुए थे आदम गोडवी साहब। उन्होंने लिखा था कि जितने हरामखोर थे गुरबर गंवार में प्रधान बनकर आ गए अगली कतार में। ये आदम गोडवी साहब ने लिखा था। और यही हमारे गोंडा से ही सुरेश मोकलपुरी एक कवि हुए, उन्होंने लिखा कि चोर उचक्का डाकू हुई हैं, चोर उचक्का डाकू हुई हैं तबहू उनके सम्मान करो, और भरी दोपहरिया में लाइन लगा के 100% मतदान करो। सही है, हमसे भी आज यही कराया जा रहा है। तो वही कराया जा रहा है कि दोपहरिया में लाइन लगा लीजिए, या नहीं तो तमंचे पे डिस्को। आपने जल्द की चुनाव में देखा होगा, यूपी के उपचुनाव में आपने देखा होगा किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने के लिए तमंचे से वोट डलवाएगा। कह सकते हैं आपका आरोप है। और सवाल आपसे ये है कि हाल ही में बिहार में एक घटना हुई जिसमें क्या नाम, एक गायिका ने, एक कलाकार थी, गायिका देवी से जो भरे स्टेज से माफी मंगवाई गई, माफी मांगा गया। आप बताइए कि मेरे फोन का रिंगटोन है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। तो उससे अगर किसी को दिक्कत हो तो उनकी समस्या नहीं। मान लीजिए नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर था। वाजपेयी साहब ने कहा था कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। वो लोकतंत्र के जनक थे, लोकतंत्र को मानते थे। ठीक है। लेकिन उन्हीं की पुण्यतिथि पर उन्हीं के लोग अगर किसी गायिका का या गांधीवादी विचारधारा का अपमान करें तो ये हम लोग एक्सेप्ट। ये गांधीवादी विचारधारा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये कैसे गांधीवादी विचारधारा हो सकती है? देखिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। ईश्वर अल्लाह एक है, बाकी की रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तुम जैसे। गांधी जी ने जो कहा कि उस समय सिचुएशन कैसा था, माहौल कैसे था, उन्होंने बैलेंस हिंदू मुस्लिम को रोकने के, एकजुट करने के, बैलेंस बनाने के लिए इस गाने को महत्व दिया। इस भजन को वो हमेशा कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लेकिन आज की राजनीति में गांधीवादी विचारधारा को कुचला जा रहा है। जो मंच किसी कवि का है, कवि को समर्पित मंच है। हाँ। क्या नाम, अटल जी हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हाँ। और कवि भी थे। तो उनको सबसे ज्यादा गरिमा जो उनकी है वो कवि की है। तो एक कवि को समर्पित मंच पे यदि हम किसी धर्म से, नहीं, धर्म से रिलेटेड हम उससे गाना गा देता है और